Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about election in POK, Pakistan occupied Kashmir, and this topic is important from our syllabus paper 3, international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसमें लगभग 53 असेंबली सीट्स हैं। नेचुरली आपके मन में सवाल उठेगा कि सर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, उससे हमें क्या है मतलब, ये क्यों आप पढ़ा रहे हो। तो समझो इस बात को कि ये पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं है। POK इज़ इंडियाज़ टेरिटरी, दो इट इज़ अंडर पाकिस्तान्स ऑक्यूपेशन फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन है तो हमारा ही ना। तो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। इनफैक्ट ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया है ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है उसका क्या स्टेटस है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो मैं आपको समझा सकूं। तो देखो, इतना तो आप जानते ही होंगे, कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का मोटा मोटा अगर डिवीज़न देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो एरिया है उसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। उसमें से कुछ एक पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है। उसके अलावा यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो एरिया है उसको हम अक्साई चीन कहते हैं। दिस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइना सिंस 1962 साइनो इंडिया वॉर। तो ये तो मोटा मोटा डिवीज़न आप जानते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है इसको थोड़ा डिटेल में मैं समझाऊंगा इस आर्टिकल की मदद से। तो समझते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, कैसे ये एरिया पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया वो ज़रा समझते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से द प्रिंसली स्टेट्स कुड आइदर ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और कुड चूज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स लाइक प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947। दे डिसाइडेड नाइदर टू ज्वाइन इंडिया नॉर पाकिस्तान। लेकिन फिर हुआ क्या, कश्मीर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने का फ़ैसला लिया। उसने फ़ैसला लिया, उसके कश्मीर के जो किंग थे राजा हरी सिंह की, ही विल नाइदर बी ज्वाइनिंग इंडिया नॉर पाकिस्तान 1947 15 अगस्त को। लेकिन अक्टूबर तक ही, 2-3 महीने में ही, अक्टूबर 1947 तक ही ये जो कश्मीर वाला एरिया था दैट वाज सब्जेक्टेड टू ह्यूज एक्सटर्नल अग्रेशन। इस साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कई सारे अटैक्स हुए। ऊपर से तो देख के लग रहा था कि दिस वाज ए ट्राइबल अटैक, इट वाज कैमोफ्लेज्ड एज ट्राइबल अटैक, कि ट्राइबल लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है यहाँ के, दे डोंट वांट राजा हरी सिंह टू बी द किंग, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब क्लोज एनालिसिस की गई तो पता चला कि इट वाज पाकिस्तानी आर्मी हु इन द फॉर्म और गार्ब ऑफ ट्राइबल्स had attacked कश्मीर इन ऑर्डर टू अक्वायर कश्मीर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अब फोर्सफुली कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल्स का वेश लेकर के यहाँ से अटैक कर दिया एंड स्टार्टेड टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरीज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रेशर में आकर के फिर राजा हरी सिंह दिल्ली आए और उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से फिर जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके बाद इंडियन फोर्सेस पहुंची जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने इन ट्राइबल्स जो कि पाकिस्तानी आर्मी वाले थे, लेकिन ऊपर से जो ट्राइबल्स देख रहे थे, उन ट्राइबल्स को रोका, उनके फॉरवर्ड मूवमेंट को। लेकिन तब तक इन्होंने लगभग 1/3 टेरिटरी अक्वायर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो मुद्दा यह है कि अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका था इंडिया के साथ, कश्मीर फॉर्मली इंडिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब तक इंडियन फोर्सेस पहुंचती 1/3 कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका था। अब इंडिया के पास 2 ऑप्शन थे, या तो इंडियन फोर्सेस यहाँ से इन ट्राइबल्स को और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आर्मी को मार करके भगा देती और ये पूरा का पूरा एरिया अक्वायर कर लेती। दूसरा ऑप्शन था कि हम नेगोशिएशन के रास्ते से जाएं और इंटरनेशनल
आर्बिट्रेशन के लिए जाएं थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और हमने दूसरा रास्ता अपनाया। हमने सोचा कि इस मामले को हम यूएन प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाएंगे और वहाँ से हम पीसफुल तरीके से निपटाएंगे इसको। यूएन के प्लेटफॉर्म पे हम कंट्रीज़ को, वर्ल्ड कंट्रीज़ को कन्विंस करेंगे कि देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑलरेडी इंडिया के साथ साइन हो चुका है, सो नाउ कश्मीर इज़ फॉर्मली पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ वाई यूएन शुड आस्क पाकिस्तान टू विड्रॉ इट्स फोर्सेज आउट ऑफ Kashmir rather than Indian forces pushing Pakistani army out of Kashmir। तो हमने दूसरा रास्ता अपनाया जो थोड़ा पीसफुल था। हमने सोचा कि इससे लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो हमारी फोर्सेस क्या करी उन्होंने, हमारी फोर्सेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद यहाँ पे पहुँची। उन्होंने इनका, पाकिस्तानियों का फॉरवर्ड मूवमेंट तो रोक दिया, लेकिन हमने फिर खुद भी आगे नहीं बढ़े और हमने 1 जनवरी 1948 को इंडिया ने इस मैटर को यूनाइटेड नेशंस पे ले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके 2 सप्ताह बाद ही 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। और पाकिस्तान का कंप्लेन था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है वो इलीगल है, वो सही नहीं है। तो देखिए दोनों देशों का कंप्लेन अलग अलग है। इंडिया का कहना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका है और उसके हिसाब से कश्मीर हमारा हिस्सा है इंडिया का, और इसलिए अब पाकिस्तानी आर्मी या जो भी हैं उनको यहाँ से विड्रॉ कर जाना चाहिए और ये एरिया इंडिया को वापस मिल जाना चाहिए। पाकिस्तान ने समझिए उल्टा क्लेम कर दिया, उल्टा केस कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो इंडिया ने साइन किया है विद राजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही इलीगल है। और फिर ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पे। जब यूएनएससी ने इस मामले को डिस्कस किया, सोचा समझा, उसके बाद उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन नंबर 47। और इस रिजोल्यूशन नंबर 47 में फैसला लिया गया कि कश्मीर के अंदर प्लेबीसाइट कराया जाएगा। प्लेबीसाइट मतलब वोटिंग, कश्मीर के लोग मिल करके वोट करेंगे और वो अपनी वोटिंग के बेसिस पे फैसला करेंगे कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो सोचा था वो हुआ नहीं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेसिस पे ये पार्ट हमें मिल जाएगा, वो हुआ नहीं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन नंबर 47 के हिसाब से प्लेबीसाइट होना था। लेकिन प्लेबीसाइट में एक कंडीशन रखी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंडीशन ये थी कि जो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तक घुस चुकी है, इस आर्मी को यहाँ से वापस जाना होगा, इसको इस एरिया खाली करना होगा पहले, और तभी जाकर के यहाँ पे प्लेबीसाइट होगा, वोटिंग होगा। अब पाकिस्तान के लिए डायलेमा हो गया कि भाई अगर हमने ये एरिया खाली कर दिया और बाद में प्लेबीसाइट में पूरा का पूरा कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया, उसने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, तो ये जो एरिया हमारे हाथ में वो भी चला जाएगा, जो 1/3 एरिया हम कैप्चर कर चुके हैं। तो ये डायलेमा था पाकिस्तान के मन में। पाकिस्तान ने इस डायलेमा के कारण अपने फोर्सेस को पीओके वाले एरिया से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया से बाहर निकाला ही नहीं। एंड पाकिस्तान नेवर पुल्ड इट्स फोर्सेज आउट ऑफ पीओके, और इसलिए आज तक प्लेबीसाइट वहाँ पे हो नहीं पाए। तो रिजोल्यूशन नंबर 47 ऑफ यूएनएससी आज तक इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया वहाँ पर। तो पूरा का पूरा मुद्दा है इस पार्ट के, कश्मीर का, ये पार्ट जो पाकिस्तान इलीगल तरीके से एक्वायर कर चुका है। दिस पार्ट इज़ नाउ विथ पाकिस्तान, अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपेशन, बट ऑफ कोर्स इट इज़ इंडियाज टेरिटरी। अब पाकिस्तान ने क्या खेल खेला समझिए। इंडिया कहता है कि ये, और ऑफ कोर्स है भी, कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, राइट, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है। इंडिया प्लेबीसाइट के लिए भी तैयार है कि ठीक है तुम्हें ऐसा लगता तो प्लेबीसाइट भी करा लो। लेकिन पाकिस्तान अलग इमोशनल खेल खेलता है। पाकिस्तान कहता है कि देखिए हम तो लोगों का भला चाहते हैं, यहाँ के कश्मीरी की लोगों का भला चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये कश्मीर हमारे से मिल जाए, वी डोंट वांट कश्मीर। पाकिस्तान ऐसा गेम खेलता है यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जो कश्मीर के लोग चाहते हैं वो हो। और इस कारण से पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको अपने साथ मिलाएंगे भी नहीं, हम इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया का इमेज खराब करता है वो, ये देखो इंडिया ने क्या किया, ज़बरदस्ती जो भी कश्मीर उनके पास है उसको अपने साथ मिला लिया है। हम कश्मीर को अपने साथ मिलाएंगे भी नहीं। वी विल नॉट मेक इट पार्ट ऑफ अस, वी विल नॉट मर्ज इट विथ अस। और ये जो भी पार्ट हमारे पास है इसको हम लोग एक ऑटोनोमस रीजन की तरह रखेंगे, हम इसको अपने साथ नहीं मिलाएंगे। भाई हम तो चाहते हैं कि कश्मीर के लोग जो चाहते हैं वो हो पाए। भाई अगर वो सच में ऐसा चाहते हैं कि कश्मीर के लोग जो चाहते हैं वो हो जाए, तो अपने फोर्सेस को बाहर ले लो ना, प्लेबीसाइट हो जाता, मामला खत्म हो जाता। लेकिन वो ये भी नहीं करते, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भाई हम इनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, ताकि इंडिया को वो गलत साबित कर सकें कि देखो इंडिया ने कैसे जो भी कश्मीर उनके पास है उसको कैसे फोर्सफुली एक्वायर कर लिया, हमने तो देखो इनको नहीं मिला। सो व्हाट पाकिस्तान डज, पाकिस्तान ने इस पार्ट को जो भी उनके पास था, इस पार्ट को वो अपना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता था।
वो कहता था कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस टेरिटरी है, हम तो बस इसका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान डिड नॉट मर्ज इट फॉर्मली। ऑफ कोर्स इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है वो तो आप जानते ही हैं कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड सूनर और लेटर वी विल हैव फिजिकल ज्यूरिडिक्शन ओवर इट एज वेल। हाल फिलहाल में जयशंकर साहब ने भी कहा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कि वी एक्सपेक्ट वन डे दैट वी विल हैव फिजिकल ज्यूरिडिक्शन ओवर दिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ओरिजिनली जब पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पाकिस्तान के पास 4 ही प्रोविंस थे और एक यूनियन टेरिटरी था। तो ये 4 प्रोविंस पाकिस्तान के, बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, फिर सिंध, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, ये 4 ही प्रोविंस थे पाकिस्तान के। और यहाँ पे देखो ये फाता प्रोविंस जो है वो उनका यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस्लामाबाद में, राइट। लेकिन ये वाला जो पार्ट है गिलजित बल्तिस्तान वाला और ये वाला पार्ट जिसको लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इन दोनों पार्ट को पाकिस्तान ने अपने साथ नहीं मिलाया। तो पाकिस्तान इसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता था स्टार्टिंग से। पाकिस्तान कहता था कि ये तो कश्मीर है, और इनफैक्ट कश्मीर तो पूरा पूरा है, लेकिन कुछ पार्ट इंडिया ने इलीगल तरीके से एक्वायर कर लिया, ऐसा पाकिस्तान कहता था। लेकिन जो कश्मीर हमारे पास है, हम उस कश्मीर को अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं मिलाएंगे, हम इंडिया जैसे नहीं हैं, और हम इस कश्मीर को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन की तरह ट्रीट करेंगे। और पाकिस्तान ने इसको इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन की तरह ट्रीट किया। स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने इन दोनों रीजन को, गिलजित बल्तिस्तान और ये वाला जो रीजन है आज़ाद कश्मीर जिसको वो लोग कहते हैं, उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया। गिलजित बल्तिस्तान देख के ही आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, इट इज़ अबाउट 6 टाइम्स बिगर देन आज़ाद कश्मीर। इसको उन्होंने अपना हिस्सा नहीं बनाया, और पाकिस्तान ऑलवेज kept this stand that if the people of region wants to merge with Pakistan then only it will be merged with Pakistan। तो अगर यहाँ के लोग चाहते हैं मर्ज होना पाकिस्तान के साथ, तभी ये पाकिस्तान के साथ मर्ज होगा, और वो भी तब जब पूरा का पूरा कश्मीर हमें मिल जाएगा, तब हम सोचेंगे कि ये मर्ज होगा या नहीं होगा, वो भी लोगों के ओपिनियन के बेसिस पे। ऑफ कोर्स इंडिया का क्या स्टैंड है, दैट दिस रीजन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब सारा का सारा खेल नोमेनक्लेचर का है। क्यों मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ, इसलिए कवर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हम ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है जी। पाकिस्तान क्या कहता है इस एरिया को? पाकिस्तान इस एरिया को कहता है ऑटोनोमस रीजन ऑफ कश्मीर, इस एरिया को, और उसको वो उसने 2 भाग में बांट रखे हैं। उसका ऑटोनोमस रीजन ऑफ कश्मीर का गिलजिट बल्तिस्तान प्रोविंस और आज़ाद कश्मीर, और बाकी वाला जो एरिया जो इंडिया के पास है उसको वो कहता है इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ कश्मीर बाय इंडिया, ऐसा पाकिस्तान कहता है। तो ये सारा का सारा नाम का खेल है। हम कहते हैं इसको POK, पाकिस्तान इसको कहता है एक ऑटोनोमस रीजन है, गिलजिट बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर एंड इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय इंडिया, and Pakistan treats it as an autonomous region not part of Pakistan। लेकिन फिर क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को, इसको मैं ठीक कर दूंगा, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि हमने, इंडिया ने, आपको पता ही होगा कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको सीज कर दिया, और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, उसको 2 पार्ट में बांट दिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो नेचुरली जब एक बार इंडिया ने इसका स्पेशल स्टेटस को सीज कर दिया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक अटेम्प्ट था इंडिया का। ये समझिए, जो 5 अगस्त 2019 में जो हमने स्टेप लिया था स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने का और इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने का, वो कहीं ना कहीं एक अप्रोच था कि जो भी कश्मीर का एरिया हमारे पास है उस पे भारत का कंट्रोल, भारत सरकार का कंट्रोल और ज़्यादा फर्म बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। दैट वाज द अटेम्प्ट। तो समझिए कि कहीं ना कहीं 1947 से लेकर के 2019 तक, लगभग 70-72 सालों तक दोनों ही देशों ने कोशिश की। पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये एरिया तो हमारे पास है ही, ये भी मिल जाए। इंडिया ने कोशिश की कि ये वाला एरिया हमें वापस मिल जाए। लेकिन अब लगभग 70-72 साल बाद इंडिया को एक बात समझ आई कि ये वाला एरिया तो बाद में लिया जाएगा, सबसे पहले जो एरिया हमारे पास है उस पे अपना कंट्रोल को और कंसोलिडेट किया जाए। एंड इन दिस डायरेक्शन ओनली इंडिया टुक दिस स्टेप, सेसेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्वर्टिंग इट टू यूनियन टेरिटरी, ताकि भारत सरकार का यहाँ पे कंट्रोल डायरेक्टली स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं ना, वो कभी कभार वो सेपरेटिस्ट अप्रोच दिखाती हैं, कभी कभार प्रो पाकिस्तान अप्रोच भी दिखा देती हैं, एंटी इंडिया अप्रोच दिखाते रहते। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करना चाहता था और इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया।
तो एक बात तो तय है कि भाई अब इंडिया का अप्रोच कुछ ऐसा है कि पीओके को बाद में लिया जाएगा, पहले जो एरिया हमारे पास है उस पर अपना पोजीशन को कंसोलिडेट किया जाए। पाकिस्तान ने भी फिर ऐसा ही दिमाग लगाया, पाकिस्तान को भी ये बात समझ आ गई कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो तो कभी मिलेगा नहीं, जो है हमारे पास उसको कंसोलिडेट किया जाए। और इसी तरीके से फिर इंडिया ने जब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर को, तो पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर 2020 में, पहले तो एक साल खूब चिल्लाया इधर उधर कि भाई ये गलत किया इंडिया ने, ओआईसी में चिल्लाया, इधर उधर बोला कि गलत किया इंडिया ने, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, कैसे कर सकता है, ये तो यूनाइटेड नेशन का मामला है, कैसे यूनिलैटरली कर सकता है। इंडिया ने हर जगह बोला यूनाइटेड नेशन का मामला नहीं है, ये इंटरनल मैटर है इंडिया का और इसमें हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ओआईसी में भी हमें सपोर्ट मिल गया, यूएई का, सऊदी अरबिया का। तो पाकिस्तान को एक साल में बात समझ आ गई कि कहीं से सपोर्ट मिलने वाला है नहीं भारत के खिलाफ, अगेंस्ट और ऑन कश्मीर मैटर भारत के खिलाफ कहीं भी हमें सपोर्ट मिलने वाला है नहीं। तो एक साल इधर उधर इमरान खान चिल्लाने के बाद समझ गए कि अब जो एरिया हमारे पास है, तो उनके पास कौन सा एरिया, ये वाला एरिया गिलजित बाल्टिस्तान, और ये वाला एरिया जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कि जो एरिया हमारे पास है क्यों ना उसी पे अपना ग्रिप जो है वो कंट्रोल की मजबूत बनाया जाए, जैसे भारत सरकार ने किया है। और इसी तरीके से फिर जिस तरह से हमने इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर 2020 में ये जो गिलजित बल्तिस्तान वाला एरिया था, इसको उन्होंने अपने पाकिस्तान का पार्ट बना लिया फॉर्मली। तो पाकिस्तान के पहले 4 प्रोविंस थे, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, और ये जो था फाता प्रोविंस, वो उनका यूनियन टेरिटरी था। उन्होंने 5वां प्रोविंस भी ऐड कर दिया, ये गिलजित बल्तिस्तान को। तो समझिए कि जो पीओके का मेजर एरिया है उसको उन्होंने ऐड कर लिया एज देयर 5th प्रोविंस। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब वही खेल खेल रहा है कि चलो जो बाकी वाला एरिया वो तो कभी मिलेगा नहीं, जो इंडिया के पास है कश्मीर का, जो है हमारे पास उसको और फर्दर कंसोलिडेट किया जाए। इसको ऑटोनोमस कश्मीर कहने के बजाय, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कश्मीर कहने के बजाय चलो पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। एंड पाकिस्तान मेड इट पार्ट ऑफ इट्स 5th प्रोविंस। तो 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान दिस इज गिलजित बाल्टिस्तान। और पिछले साल यहाँ पे इलेक्शन कराया था पाकिस्तान ने, नवंबर 2020 में यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कराए थे एज पार्ट ऑफ और एज ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रोविंस हैं, असम, पंजाब, बिहार, बंगाल, वैसे ही उन्होंने इसको अपना एक प्रोविंस बना लिया, राइट। अगेंस्ट ऑफ कोर्स इंडिया ने इसको अपोज किया कि ये तो इंडिया की टेरिटरी है, आपने इसको कैसे अपना प्रोविंस बना लिया। लेकिन ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया, पाकिस्तान के पास जो एरिया उसमें वो अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे हम कैसे इसको ले पाएंगे। ये जो बचा हुआ पार्ट है जिसको लोग आज़ाद कश्मीर प्रोविंस कहते हैं, ओवरऑल पार्ट ऑफ कश्मीर इटसेल्फ, ये आज़ाद कश्मीर अभी भी ऑटोनोमस रीजन की तरह बचा हुआ है। इट इज़ नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इट इज़ ओवरऑल अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। इट इज़ नॉट अंडर फॉर्मली पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान। दे कॉल इट पार्ट ऑफ कश्मीर, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कश्मीर। और यहाँ पे वो इलेक्शन कराने वाले हैं, जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ था कि इलेक्शन इज टू बी हेल्ड इन दिस आज़ाद कश्मीर रीजन। पिछले साल नवंबर में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था गिलजित बल्तिस्तान में, अब यहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है। नेचुरली कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि सर इसको इलेक्शन इन पीओके क्यों कह रहे हो आप, इसको इलेक्शन इन आज़ाद कश्मीर कहो, क्योंकि आज़ाद कश्मीर वाला एरिया में हो रहा है। तो समझो इस बात को, हमारे लिए तो ये पूरा का पूरा एरिया पीओके है, जिसने जो भी एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया 1947 में, वो हमारे लिए पीओके है। पाकिस्तान इस पीओके को कहता है गिलजित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। अब अगर हम कहेंगे इलेक्शन इन आज़ाद कश्मीर तो अच्छा नहीं लगेगा ना। समझो इस बात को, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर में से कुछ है, कश्मीर को इंडिया ने ज़बरदस्ती गुलाम बना रखा है, ये आज़ाद कश्मीर है। तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का भाषा है, पाकिस्तान की भाषा है, और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए अखबारों में और हर जगह इंडिया में आ रहा है इलेक्शन इन पीओके, बट हाँ पाकिस्तान में तो यही आ रहा होगा इलेक्शन इन आज़ाद कश्मीर। लेकिन आज़ाद कश्मीर शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे लिए तो ये पीओके ही है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। सो दिस इज़ आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तानी भाषा में, हमारी भाषा में ये पूरा का पूरा पीओके। मेरा पूरा पर्पस इस आर्टिकल को कवर करने का यही था कि ये जो टेरिटरी है इसका स्टेटस मैं बता सकूं। यह पूरा एरिया हमारे लिए पीओके है, पाकिस्तान के लिए गिलजित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर। गिलजित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर उनके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन था जिसका ओवरऑल देख रेख वो कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गिलजित बल्तिस्तान को अपने साथ मिला लिया है। अभी भी ये एरिया जो है जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो उनके लिए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन है। ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था 1963 में।
अब समझिए मुद्दा क्या है, करंट सिनेरियो क्या है। बोथ कंट्रीज आर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन ऑन द टेरिटरीज व्हाट एवर दे हैव अंडर देयर कंट्रोल। अब दोनों कंट्री 70 सालों में समझ चुके हैं कि भाई दूसरा जो हमारे पास नहीं है उसको बाद में लिया जाएगा, पहले जो अपने पास है उस पर अपना पोजीशन को कंट्रोल किया, कंसोलिडेट किया जाए। अभी दिक्कत क्या है कि दोनों ही पार्टी ये बात समझ चुकी है कि एक्स्ट्रा टेरिटरी लेना जो दूसरे के पास है उसको लेना थोड़ा मुश्किल है। प्लस एक और नया प्रॉब्लम आ चुका है, चाइना फैक्टर। एक फैक्टर, चाइना ऑलरेडी इसमें पार्टी बन चुका है इस पूरे डिस्प्यूट में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट में, क्योंकि अब चाइना के पास थोड़ा सा हिस्सा है। पाकिस्तान ने जानबूझ के थोड़ा सा लैंड चाइना को दे दिया था 1963 में। समझो क्यों दिया था कि अगर मान लो कि इंडिया ज़बरदस्ती इसको अक्वायर करने की कोशिश भी करता है तो चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। कैसे कैसे? तो चाइना एंड आर्मी विल सब, चाइनीज आर्मी विल सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी अगेंस्ट इंडिया। इसीलिए जानबूझ के पाकिस्तान ने छोटा सा टेरिटरी दे दिया चाइना को। अभी देखिए हाल फिलहाल में कैसा है कि 2015 के बाद से तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट भी आ चुका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट मूव्स थ्रू दिस एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब चाइना हैज़ बिकम आउट एंड आउट पार्टी टू दिस डिस्प्यूट। अब अगर कभी ये डिस्प्यूट बढ़ता है जिसमें इंडिया कहता है कि ये पार्ट हमें लेना है, मान लो इंडिया कभी मिलिट्री एक्शन सोचता भी है, तो अब उसमें इंडिया को बस पाकिस्तान से नहीं चाइना से भी निपटना होगा बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स। दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिकली इस एरिया में चाइना को भी एक प्लेयर बना दिया है, एक स्टेक होल्डर बना दिया है। इस कारण से इंडिया के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं इस एरिया को, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया है, इसको वापस से अपने पास लाने के लिए। सो फार इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू डिवाइस एनी प्रैक्टिकेबल स्ट्रैटेजी। हमारा ऑब्जेक्टिव तो है कि इस एरिया को हम आज नहीं तो कल वापस ले आएंगे, राइट। वी वांट फिजिकल ज्यूरिडिक्शन ओवर दिस एरिया, ऐसा एस जयशंकर साहब ने भी कहा, लेकिन इसके लिए कोई प्रैक्टिकेबल स्ट्रैटेजी अभी तक तो हमारे पास नहीं है। और इसी कारण से फिर सरकार ने 2019 में कहा कि जो एरिया हमारे पास नहीं है वो तो बाद में लेंगे, पहले जो एरिया है हमारे पास वहाँ पे अपना पोजीशन को और ज़्यादा कंसोलिडेट किया जाए। The next article is taken from environment segment. It is about Great Indian Bustard and this topic is important from our syllabus paper 3 environment point of view. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्यों न्यूज़ में है पहले बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में, इस बर्ड के बारे में। सो इट इज़ हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड एंड इट इज़ कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक। और हार्डली 150 बर्ड्स बच गए हैं इनकी पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर, बहुत कम पॉपुलेशन रह गई है इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हमारे देश के अंदर। एंड एज आई टोल्ड यू इट्स हेवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स। इट इज़ मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात एंड इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। It is a state bird of Rajasthan also. It is found in the open grassland areas and it is categorized as critically endangered in IUCN Schedule 1 in Indian Wildlife Protection Act. And एक और बात समझ लीजिए कि it is commonly known as गोदावन bird in राजस्थान। तो राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है और राजस्थान में इसको हम लोग गोदावन नाम से जानते हैं। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, क्यों हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आए हैं अखबार में। तो देखिए जब 2020 के जनवरी में हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस नंबर 13, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। ये मैं आपको कई दफ़ा करा चुका हूँ, ये अपना रिवीजन कोर्स जो चल रहा है वहाँ भी करा चुका हूँ कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 हमारे यहाँ पे हुआ था अहमदाबाद गुजरात के गांधीनगर में, राइट, पिछले साल जनवरी 2020 में। तो वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ में इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था रिगार्डिंग दीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उस स्टेटमेंट में हमने बताया था कि इन इंडिया वी हैव अबाउट 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। आउट ऑफ दिस 150, 128 आर इन राजस्थान, 10 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर इन इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एंड वेरी फ्यू आर इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो मुद्दा ये है कि हमने कहा कि कच्छ में लगभग 10-15 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं। अभी इसके आगे की कहानी देखेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफली ये देख लो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का पॉपुलेशन कैसे जल्दी जल्दी हमारे देश में कम हुआ है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन देयर वर मोर देन 1200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इन आवर कंट्री टाइम, और वो भी कोई बहुत पुराना नहीं, 1969 में। इनका इतना हंटिंग होता रहा है कि ये इनकी पॉपुलेशन जल्दी गिरते रही है।
और एक वक्त ऐसा आ गया जब इनकी पॉपुलेशन 150 से भी कम हो गई है। पिछले साल हमने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनकी पॉपुलेशन हार्डली 150 है। 128 राजस्थान में, 10 गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी थोड़े बहुत इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कल जब मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार के एक मिनिस्टर ने कहा कि देयर इज़ नो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन कच्छ बर्ड सेंचुरी इन गुजरात। तो पिछले साल आपने कहा था कि 10 हैं कच्छ में, अब इस बार आप कह रहे हैं कि एक भी नहीं है गुजरात के कच्छ बर्ड सेंचुरी में। तो मतलब कि कच्छ से भी सफाया हो चुका है इनका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का। तो इस कारण से ये मामला जो है वो गंभीर है। इस कारण से अलग अलग अखबारों में आया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स। ऐसे ही सवाल यूपीएससी पिकअप करता है, हो सकता है बीपीएससी भी पिकअप करे। जो बर्ड, जो फॉरेस्ट, जो एरिया न्यूज़ में होता है उन्हीं को पिकअप करता है। ऐसा नहीं कि जिसका मर्जी आए उस बर्ड का पूछ लिया, ठीक है। जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं करंट अफेयर्स, उनको लगता है कि यार ये तो किसी भी बर्ड के बारे में पूछ रहा है, किसी भी जानवर के बारे में पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। सो सिंस दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ बीन इन न्यूज़ अगेन, और न्यूज़ इसलिए क्योंकि कल जवाब देते हुए एक मिनिस्टर ने कहा कि ये तो कच्छ में ख़त्म हो चुके हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने कहा था कि कच्छ में कम से कम 10 हैं। तो इस कारण से मैटर ऑफ कंसर्न है कि भाई जो 10 थे कच्छ में वो भी ख़त्म हो चुके हैं, तो यानी कि और पॉपुलेशन कम हो गया। अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की पॉपुलेशन लगातार कम होने के पीछे हंटिंग तो एक कारण है ही है, वो तो नेचुरल कारण है सारे एनिमल्स का पॉपुलेशन कम होने के पीछे। दूसरा वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक कारण है ही, ये तो जनरल कारण है। हर जानवर, हर पक्षी के पॉपुलेशन कम होने के पीछे हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कारण तो है ही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पॉपुलेशन कम होने के पीछे एक और मेजर कारण है, ये है मॉडर्न डेवलपमेंट, और मॉडर्न डेवलपमेंट में खासकर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स बिछाए जा रहे हैं राजस्थान के उन एरियाज़ में, वो जैसलमेर, बाड़मेर वाले एरिया में, वो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जब बिछाए जा रहे हैं तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के पॉपुलेशन को कम करने के पीछे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले कैसा था इन सारे एरियाज़ में, जैसे कच्छ में, जैसलमेर वाला एरिया में, राजस्थान में, वहाँ पे इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी लाइंस नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बिछाने से हो क्या रहा है कि जो लार्ज बर्ड्स हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ये जब उड़ते हैं तो इन तरह के वायर्स में फंस जाते हैं, और फंस के फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण डेथ भी हो जाती है। तो दीज overhead power transmission lines are coming out to be the biggest threat for great Indian bustards। इलेक्ट्रिसिटी वायर में फंस के, टकरा के मर जाते हैं। और इसीलिए हाल फिलहाल में एक यूनिक स्ट्रैटेजी शुरू किया है हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अलॉन्ग विथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। और वो यूनिक टेक्निक में वो कर क्या रहे हैं कि एक इस तरह का फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगा रहे हैं इस तरह के इलेक्ट्रिक वायर्स पे। ये कुछ नहीं है, एक समझिए कि आप छोटा सा कार्ड है जो चमकता हुआ कार्ड है, जो रात में भी चमकेगा। तो इससे कैसा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको देख के इससे दूर रहेंगे और टकराएंगे नहीं। तो इस पर्पज़ से ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी ये हर जगह लगा नहीं है, और इसी कारण से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की लगातार डेथ हो रही है। सो इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा, और ये जो ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस का जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी रिजॉल्व करना होगा फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। अदरवाइज जो पॉपुलेशन है हार्डली 100-125 वो भी खत्म हो जाएगी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from culture segment. It is about Dham Chakra Day and this topic is important from our syllabus paper to culture point of view। तो देखिए आज का दिन, जिसको गुरु पूर्णिमा दिवस भी कहा जाता है, इसको धम्म चक्र दिवस भी कहा जाता है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल आज अखबार में आज इस कारण से मैं कवर कर रहा हूँ। पीएम मोदी हेल्स लॉर्ड बुद्धा ऑन आषाढ़ पूर्णिमा, सेज टीचिंग कैन हेल्प अस टू टैकल कोविड-19। तो आज का दिन, आषाढ़ पूर्णिमा वाला दिन, इसको धम्म चक्र डे भी कहा जाता है, इसको गुरु पूर्णिमा दिन भी कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं इसको गुरु पूर्णिमा दिवस या धर्म चक्र दिवस, वो भी ज़रा समझते हैं इस आर्टिकल की मदद से। तो देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार प्रवचन दिया था सारनाथ के अंदर। आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने पहला सरमन, हिज फर्स्ट सरमन वाज गिवन इन सारनाथ टू हिज 5 एसेटिक डिसाइपल्स। तो ये 5 अपने एसेटिक डिसाइपल्स, जो उनके आप समझिए कि शिष्य थे, पहले 5 शिष्य, उनको उन्होंने सबसे पहले सरमन दिया था, प्रवचन दिया था, दैट टू एट सारनाथ। और इसको कहा जाता धर्म चक्र, क्योंकि गौतम बुद्धा ने जिस पोज में बैठ करके
ये सरमन दिया था, जो प्रवचन दिया था, उस पोज को कहा जाता है धर्म चक्र मुद्रा। इस तरह का मुद्रा बनाया हुआ था गौतम बुद्धा ने, और इसलिए इस पोज को कहा जाता है धर्म चक्र मुद्रा। तो इसी कारण से धर्म चक्र मुद्रा में चूंकि गौतम बुद्धा ने पहली टीचिंग दी थी, इसीलिए इस दिन को आषाढ़ महीने में पूर्णिमा को कहा जाता है धर्म चक्र दिवस, क्योंकि धर्म चक्र मुद्रा में ही गौतम बुद्धा ने अपने 5 शिष्यों को पहली सरमन दी थी एट सारनाथ। और चूंकि गौतम बुद्धा पहले टीचर थे इन लोगों के, और ये टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पे, इसीलिए इस धर्म चक्र दिवस को जो आषाढ़ के पूर्णिमा में होता है उसको गुरु पूर्णिमा नाम से भी बुलाया जाता है, जो इस साल 24 जुलाई यानी कि आज के दिन पड़ा है। तो गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में भी, चूँकि वैसे है तो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट लोग इसको धर्म चक्र दिवस नाम से मनाते हैं, लेकिन हिंदू ट्रेडिशन में भी चूँकि बुद्धा को लॉर्ड की तरह माना जाता है, गॉड की तरह माना जाता है, उनको भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है बुद्धा को, इसलिए हिंदू ट्रेडिशन में भी इस दिन को धर्म चक्र दिवस को मनाया जाता है। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा डे, इस दिन लोग अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहला सरमन था, जो पहला प्रवचन था, दैट वाज एट सारनाथ, और जिस मुद्रा में बुद्धा ने प्रवचन दिया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र मुद्रा। इसीलिए इस दिन को, जिस दिन पहला प्रवचन हुआ था, उसको धर्म चक्र दिवस भी कहा जाता है। और चूंकि बुद्धा ने टीचिंग दी थी इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और किस दिन हुआ था? आषाढ़ महीने में पूर्णिमा दिवस पे। तो बुद्धा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स: बर्थ प्लेस एट लुम्बिनी इन नेपाल, बोध गया द प्लेस वेयर ही अचीव्ड निर्वाणा इनलाइटनमेंट, पहला सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी, एंड कुशीनगर वेयर ही पास्ड इनटू महापरिनिर्वाण दैट इज डेथ, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। तो ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, एक बार इनको देख लेना। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about initiatives for the welfare of COVID affected families. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, ये वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अलग अलग सेगमेंट में। आसाम सरकार ने 3 अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं कोविड-19 से अफेक्टेड लोगों के वेलफेयर के लिए। सबसे पहला है चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 3,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे टू द गार्जियंस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑर्फेंड बाय कोविड-19। दूसरा है चीफ मिनिस्टर कोविड विडो सपोर्ट स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत ₹2.5 लाख का वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा टू द विमेन हु हैव बीन विडोड ड्यू टू कोविड-19। और एक तीसरा इनिशिएटिव जो हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया है अंडर बजट 2021 असम सरकार ने शुरू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दे विल बी गिविंग 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नेक्स्ट कीन ऑफ पीपल हु डाइड ड्यू टू कोविड। ये जो तीसरा स्कीम है इसका नाम है प्रार्थना स्कीम। प्रार्थना स्कीम। तो बाकी दोनों स्कीम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है। जो प्रार्थना स्कीम है जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे टू द नेक्स्ट कीन ऑफ पीपल हु डाइड ड्यू टू कोविड-19, ये स्कीम का कल इनॉग्रेशन करेंगे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। कल 1 लाख के चेक कुछ बेनिफिशियरीज को बांटे जाएंगे। इसके लिए एक फंक्शन कल रखा गया है 5:30 बजे शाम को श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। तो कल से ये स्कीम सेरेमनियली स्टार्ट भी हो जाएगा, इसी कारण से ये आर्टिकल आया है। ध्यान रखना, इसको प्रार्थना स्कीम नाम दिया गया है, प्रार्थना स्कीम, जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नेक्स्ट कीन ऑफ पीपल। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today will cover topic number 476 to 480. Topic number 476 is about Chandra X-ray Observatory. It is NASA's telescope specially designed to detect X-rays emission from very hot regions of the universe such as exploded stars, जिसको हम लोग supernova कहते हैं, cluster of galaxies and matter around black holes. Please run this question based on this particular topic. Topic number 477, very important. इससे सवाल आता रहता है, APSC के लिए भी जरूरी है। ध्यान से सुनना। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसका मेन रोल क्या होता है कि इट इज एडवाइजरी इन नेचर एंड एडवाइजर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन इन वाइल्ड लाइफ। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनो, नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क and wildlife sanctuaries can be done without approval from National Board of Wildlife, and National Board of Wildlife is chaired by Prime Minister himself. इसके अलावा टोटल 46 मेंबर्स National Board of Wildlife के होते हैं, तो टोटल हो गए 47 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक नंबर 477 इज अबाउट अस्त्रा मिसाइल। सो इट इज़ एन इंडिजिनसली, यानी कि देश में ही डेवलप किया गया है by DRDO, beyond visual range air-to-air missile. It is a state-of-art missile developed by DRDO and can engage, destroy army aircraft at a supersonic speed in head-on and tail chase mode.
तो सुपरसोनिक स्पीड में भी अगर कोई मिसाइल चल रहा होगा उसको भी ये हमारा अस्त्रा मिसाइल डिस्ट्रॉय कर देगा। इट कैन कैरी ए वॉर हेड ऑफ अबाउट 15 किलोग्राम। इसकी खुद की स्पीड है लगभग 5555 किलोमीटर पर आवर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये लिस्ट मैंने दे रखा है अबाउट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया विथ डिफरेंट कंट्रीज। एक बार इनको देख लेना, इसके बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Topic number 4, it is about DNA fingerprinting. It is a technique for identification of individual by examining their DNA. DNA is the basic building block of life. This component in cells contain all information about an organism and it can also help transfer the characteristics to next generation. DNA fingerprinting can be used for criminal identification. रिजॉल्व आपने देख रखा होगा CID में और अलग अलग मूवी में DNA का इस्तेमाल किया जाता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ मैटरनिटी पैटर्निटी, टू आइडेंटिफाई म्यूटिलेटेड रिमेन्स इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ बेबीज इन हॉस्पिटल वार्ड्स। DNA fingerprinting can be used. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 471 to 475 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नासिक। Which of the following is not part of India's integrated guided missile program? Correct answer will be option A, BrahMos. That's all from our side for today. Thanks for watching.